हेलो एवरीवन, दिस इज निशा दत्त। आई वेलकम यू ऑल टू दी मेहरा क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपी सेट का जो नोटिफिकेशन है ना, वो रिलीज हुआ था, जिसमें उसकी एग्जाम जो थी वो 11 जनवरी को थी। लेकिन एग्जाम जो है वो हमारी पोस्टपोन हो गई है ना। लेकिन इसके साथ ही ऐसा जो है वो पता चल रहा है कि हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जो है वो अभी दिसंबर एंडिंग तक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है वो आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सेट की एग्जाम भले पोस्टपोन हुई है, लेकिन एग्जाम जो है वो जल्दी कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि उनको जो है फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करनी है और उसके बाद रिजल्ट देके क्या हमारी जुलाई और अगस्त में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम जो है वो रखी गई है ना। तो इसीलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये कि आपको तैयारी जो है वो नहीं छोड़नी है ना। तैयारी आपको लगातार करते रहनी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर एग्जाम देनी है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका सेट जो एटलीस्ट है वो क्वालिफाई होना ही होना चाहिए, है ना। तो अगर आप जो है वो तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए मेहरा क्लासेस के साथ, जिसकी जो ऐप आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, शुरू करते हैं आज से ही इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर, है ना। जो हम सेट की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें क्या किया, क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। हमारा क्रैश कोर्स जो है वो कंप्लीट फिनिश हो चुका है। जो जो डेट हमने जिस जिस के अकॉर्डिंग ली थी, हमने जो जो टॉपिक वो सब हमारा फिनिश हो चुका है। और अब हम बहुत अच्छे तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि कुछ होगी सेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, दी पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज। SF6 मॉलिक्यूल जो है उसकी जो है वो सिमेट्री क्या हो जाएगी, है ना। उसमें यही पूछा है उसने। देखो किस पॉइंट ग्रुप उसका क्या हो जाएगा। देखो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए आपको मैंने जो है हमने जब हमारा कोर्स में डिस्कस किया था, है ना, पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के शेप के अकॉर्डिंग जो है उनका मैंने पॉइंट ग्रुप आपको निकालना सिखाया। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं देखो। सबसे पहले वन बाय SF6 की बोल रहा है वो। SF6 में देखो ये रहा आपका क्या SF6। अब देखो SF6 में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का, है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास, 6। ठीक है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको इसमें डिटेल में जो है इसका मतलब जैसे आपको स्ट्रक्चर पता करना है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही जो है हम उसको पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं ना। तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए जरूरी है, सॉरी पॉइंट ग्रुप पता करने के लिए जरूरी है कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो। और स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताई थी, एक तो डायरेक्ट शॉर्ट वाली, दूसरी मैंने बताई थी आपको कि विथ फॉर्मूला, है ना। हम अभी शॉर्ट चल रहा है। ठीक है, देखो सल्फर है, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 4 5 एंड देन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 जो है वो फ्लोरीन है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक फ्लोरीन ने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, है ना। बॉन्ड का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो देखो कितने हो जाएंगे, 6 है ना। 6 बॉन्ड थे, 6 के 6 जो है वो फ्लोरीन है, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कर लिया। मतलब कि 6 स्टेरिक नंबर कितना आया उसका, देखो स्टेरिक नंबर जो है उसका आया सिंपली कितना, 6 जो है उसका स्टेरिक नंबर आ गया। और इसके साथ ही अब स्टेरिक नंबर 6 आ गया, तो इसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3d2, है ना। 6 हो गए। और इसके लिए जो है हमारे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी हमारी ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपको याद हो, है ना, कि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री के लिए हमारा पॉइंट ग्रुप भी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो जेटीडी शो करता है, जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन को जो है वो कौन शो करता है। देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जेटीडी होता क्या है ना। क्या होता है जेटीडी, देखो जेटीडी क्या होता है कि देखो इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेशन मतलब देखो क्या हो जाती है, सबसे पहले देखो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी ना, है ना। जैसे देखो अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, है ना, तो इसकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है,
ये इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग होती है। तो अगर ये जो हमारा क्या है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है ना, वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर सिमेट्रिक होनी चाहिए, है ना। सिमेट्रिक अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है तो वहां पे क्या होगा, जेसीडी नहीं होगा। लेकिन वो अनसिमेट्रिक हुई तो अनसिमेट्रिक कैसे होगा, देखना भी बताती हूँ, है ना। तो समझो बात को पहले कि अगर वो क्या है, अनसिमेट्रिक वहां पर हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक होने के कारण वहां पे कौन सा वो हो जाएगा, वहां पर जेपीडी जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, वहां पे जेपीडी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम अनसिमेट्रिकल देखेंगे। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनसिमेट्रिक है, दोनों में कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक सिमेट्रिक फील्ड होनी चाहिए। देखो अनसिमेट्रिक हो गया, सेकंड ये भी अनसिमेट्रिक, दो इलेक्ट्रॉन है तो भी अनसिमेट्रिक, तीन है, देखो अब ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, सिमेट्रिकली फिल्ड है ना। तो D3 में सिमेट्रिकली फिल्ड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगर D4 की बात करें तो देखो D4 अब ये कैसा है, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल होगा। D5 की बात करूं तो ये कैसा होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, है ना। तो मतलब कि क्या होना चाहिए, अगर नीचे जो है तीनों की तीनों फिल होनी चाहिए, या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, ऊपर भी दोनों के दोनों फिल होनी चाहिए, या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हाई स्पिन लो स्पिन मतलब हाई स्पिन की सॉरी लो स्पिन की बात करें, हाई स्पिन नहीं हो गया, लो स्पिन की अगर हम बात करें तो देखो, लो स्पिन की अगर हम बात करें तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंपली बात वही चीज आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जेटीडी प्रेजेंट होगा, दो है जेटीडी प्रेजेंट होगा, तीन है जेटीडी नहीं होगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम जब फिल करेंगे तो देखो अब लो स्पिन की बात करते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे जेटीडी प्रेजेंट होगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे जेटीडी प्रेजेंट होगा, लेकिन D6 में यहाँ पे जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली फिल्ड हो चुका है। फिर यहाँ पर जेटीडी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर अब जेटीडी प्रेजेंट यहाँ पर फिर होगा, और यहाँ पर जेटीडी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं, समझ गए, है ना, समझ गए। तो देखो हाई स्पिन D5 की बात करें, देखो यही है हाई स्पिन D5, है ना। यहाँ पे जेटीडी प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लो स्पिन D6 है ना। लो स्पिन D6 मतलब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। इसी तरीके से क्या ये वाला जो है ना, देखो ये वाला जो है ये आपका लो स्पिन D6 हो गया, है ना। तो क्या यहाँ पे जेटीडी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो है आपका जेटीडी प्रेजेंट जो है वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगी, सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाई स्पिन D4 की तरफ, है ना। हाई स्पिन देखो अब सबसे देखो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पे D10 की बात है, देखो D10 में भी जो है अब वो लो स्पिन है हाई स्पिन है मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि D10 का कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, ठीक है। तो जो है 6 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर साइड फिल्ड हो जाएंगे। तो देखो 6 यहाँ होगा, 4 जो है वो यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकली फिल्ड होने के कारण वहाँ पे जेटीडी जो है आपका, जो जेटीडी हो गया वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा ना, जेटीडी प्रेजेंट नहीं होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी D4 है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा देगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। D4 हाई स्पिन है ना, ये देखो इसको भी मैं एक बार क्लियर कर ही देती हूँ, देखो है ना। ये तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग अगर सिमेट्रिक होगी जेटीडी नहीं होगा, अनसिमेट्रिक होगी जेटीडी होगा, ठीक है। देखो हाई स्पिन D4 की बात करें, है ना, देखो 1 2 3 ये तो सिमेट्रिकल है। D4 की बात करें, देखो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, और क्या हो जाएगा, ये किस तरह का हो गया, ये जो है आपका हो गया सिंपली अनसिमेट्रिकल, ये फिल्ड हो जाएगा, वहां पे जेटीडी जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं इसे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ना, म्यू किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। किस तरीके से होगी, स्ट्रेचिंग आवृत्ति का सही क्रम क्या होगा ये आपको पूछना है। देखो किस तरीके से निकालेंगे, वो चार ऑप्शन दीजिए। देखो अगर आपको याद हो तो हमने जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डिस्कस किया था, है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि जिसमें क्या हो जाएगा, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है फैक्टर्स बताए थे बैक बॉन्डिंग के लिए, है ना। देखो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे थ्रू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग अगर वहां पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, देखो किस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको बीच में लेके चलूँ। देखो ये रहा आपका मेटल कार्बन, और ये रहा आपका डबल बॉन्ड, इस तरीके से मैं वैलेंसी नहीं देखी, मैं चार्जेस नहीं लगा रही, मैं आपको सिर्फ सिंपल एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। चलिए देखो मेटल है, मेटल ने क्या किया, देखो मेटल के पास हम लोग सब जानते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसके पास कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स अगर मेटल क्या है, देखो मेटल के साथ क्या हुआ, मेटल के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, नहीं हम शुरू करते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से शुरू करते हैं हम। देखो
ठीक है, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये जो यहाँ से निकल जाएगा, है ना। देखो मतलब कि सी के पास डबल बॉन्ड होता, लेकिन अब उसमें जो है सीओ के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना। मतलब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, मेटल कार्बन के बीच क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग जो प्रेजेंट हो रही है। देखो जो हमारा, मैं बैक बॉन्डिंग किस टर्म में बोल रही हूँ, बैक बॉन्डिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको डिटेल में हमारे कोर्स में बताया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूंगी। देखो सीओ है ना, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब मेटल क्या करेगा, मेटल का सेकंड ऑर्बिटल तो जो लिगेंड है हमारा सीओ, वो मेटल को क्या करेगा, लिगेंड देगा, है ना। लिगेंड दे देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, ठीक है। इसने जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो मेटल क्या करेगा, है ना, मेटल के पास अब क्या होता है, अब वो वापस से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से सीओ को देगा ना, उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीओ को उसको देना चाहिए मेटल को, लेकिन मेटल उसको डबल देता है किसको, सीओ को, उसको ही हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये होती है आपकी बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग समझ गए। इसके बाद अब देखो बैक बॉन्डिंग, देखो अब नेगेटिव चार्ज है तो वो इजीली जो है जो कार्बन को देगा, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मेटल ये था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ जो यहाँ पर कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से यहाँ पर आया, तो देखो क्या हो रहा है, मेटल कार्बन के बीच की जो है फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है ना। मेटल कार्बन के बीच की बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि मेटल कार्बन के बीच की बढ़ गई तो सीओ डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर वहां पे मेटल के पास अगर चार्ज है तभी तो वो क्या करेगा, कार्बन को मतलब वो कार्बोनिल होगा उसको देगा। अगर उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो वापस से बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा, सिंपल सी बात है भाई। अगर हमारे पास जो है एक्स्ट्रा में तभी तो हम दान करेंगे, अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम क्यों दान करेंगे, है ना। तो वही वाली बात हो गई कि मेटल के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है ना, मेटल के पास मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तभी तो वो सीओ को देगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या है, देखो मेटल है और यहाँ पे जो है ये सीओ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सीओ जुड़ा, अब यहाँ पे जीरो है तो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है मेटल के पास तो उसको तो खुद ही जरूरत है ना, उसको खुद ही जरूरत है, तो वो क्यों ही बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा। तो मतलब देखो अगर नेगेटिव चार्ज जो है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी, सीओ की फ्रिक्वेंसी उतनी ही क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, है ना। मेटल कार्बन की बढ़ेगी लेकिन सीओ की तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट है। आई होप आप ये बहुत अच्छे समझ रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो हमारी इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी मतलब कि सीओ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, जिसमें देखो यहाँ पे अब कोई भी चार्ज नहीं मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो उसको तो खुद ही जरूरत है, बैक बॉन्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको इजिली समझ में आया, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड के लिए जो है आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, देखो ये हिंदी में थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो बेंजल्डिहाइड ने एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन की विद इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। ये यहाँ पे इतना मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आपको बनेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखो किस तरीके से बनेगा मैं बताती हूँ, देखो ना आगे चलते हैं। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हमारी क्लेजेंस-स्मीट रिएक्शन, है ना। क्लेजेंस-स्मीट रिएक्शन है, देखो इसमें क्या होता है, देखो ये रहा आपका एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन है आपका, देखो ये बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। देखो क्या किया, देखो ये जो CH3 है ना, इस CH3 ने क्या किया, इस डबल बॉन्ड O के साथ क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 3 हाइड्रोजन से कार्बन के पास यहाँ पर ऑक्सीजन, देखो इस टाइप का क्या होता है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है, जिसमें H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, माइनस ऑफ H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखो किस तरीके से, है ना, किस तरीके से, देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और देखो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, है ना। देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये कार्बन CH3, देखो यहाँ पे CH हो जाएगा, और देखो यहाँ से डबल बॉन्ड लिया तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है ना। देखो कौन सा क्या बना, है ना, ये जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे सिंपली जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन को इजीली क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी T50% 20 मिनट में फिनिश हो रही है, तो T75% जो है वो कितने टाइम में फिनिश होगी, कितने टाइम में फिनिश होगी। देखो एक ऑप्शन क्या है 30 मिनट है ना। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इसके लिए है ना मैंने आपको ट्रिक दी थी, है ना, मैंने आपको इसके लिए सिंपल सी ट्रिक दी थी, और वो ट्रिक किस तरीके से थी इसको ध्यान से सुना, है ना। जब हमने कोर्स में डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक तो डिटेल में भी समझाया था, इसके अलावा डिटेल के अलावा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी। हम चलते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक पर। डिटेल में कैसे किया आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना। चलिए देखो क्या हो जाएगा कि T75 जो है वो होता है मल्टी 2 × T50। कैसे होता है मैंने डिटेल में आपको समझाया है ना, और आपको इसी तरीके से, क्योंकि हम इतना लंबा लेंथी तो कर नहीं सकते है ना, टाइम हमारे पास कम होता है, इतना लेंथी हम कर नहीं सकते, इसको हमको शॉर्ट में करना होता है ना। क्योंकि हमें इसको शॉर्ट में करना होता है तो देखो क्या किया है ना कि T75 = 2 × T50 है ना। कैसे आया आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, तो ये देखो T50 की वैल्यू कितनी देके रखी थी उसने, T50 की वैल्यू देके रखी थी उसने, देखो 20 मिनट्स है ना, कितनी देके रखी थी 20 मिनट्स जो है यहाँ पे उसने T50 की वैल्यू देके रखी थी। तो देखो सिंपली है जो हमने क्या किया, 2 × क्या हो जाएगा T50 की वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा 40 मिनट जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको डाउट है कि मैम ये T75 की जो वैल्यू है ना कि देखो कि देखो डाउट क्या हो सकता है आपको, कि डाउट ये हो सकता है कि मैम ये T75 की वैल्यू 2 × T50 कैसे, ये हमें कैसे पता है ना। तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए है ना, जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड सभी के लिए मैंने आपको एक आपको चार्ट ही बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था मैंने, है ना, कि आप सारी की सारी ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बहुत इजीली विद इन 10 मिनट्स जो है आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको टेबल याद है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, मैंने ट्रिक दे दी थी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल इन CH3O CH2 CH3, कितने सिग्नल्स हो जाएंगे इसमें, देखो कितने सिग्नल हो जाएंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो हमने इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेक किया था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेक करेंगे। ये हो गया आपका वन टाइप का सिग्नल फर्स्ट वाला, ये आपका सेकंड टाइप का, और ये आपका थर्ड टाइप का। ये CH3 और ये CH3 सेम क्यों नहीं है, क्योंकि इस CH3 को यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि इस CH3 को यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो है ये तीन टाइप के यहाँ पे हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है किस चीज का, देखो ये याद रखना है क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि हम जब भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं ना तो किस चीज का लेते हैं, कैलोमल का जो है इलेक्ट्रोड वहां पर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ इसका नाइट्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है वो क्या हो जाएगा, देखो किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो क्या करेंगे कि सबसे पहले नाइट्रोजन उसने नंबर दे दिया है हमको, क्या दे दिया उसने एटॉमिक नंबर दे, नहीं दे तो भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता ही होगा, ठीक है। देखो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p3, इसी तरीके से होता है ना। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो -1 0 +1, ये हो गया है ना। ये क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ आप जानते हैं, है ना, ठीक है। चलो 3 इलेक्ट्रॉन्स फील हो जाएंगे यहाँ पे, सिंपली देखो 3 इलेक्ट्रॉन से फील हो गए। अब हमने क्या निकालना है, देखो सबसे पहले हमें निकालना है, देखो इसमें हम S की वैल्यू निकालेंगे, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। इसके लिए प्लस हाफ, ये देखो इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, 3 × प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, है ना। कितना हो गया, सिंपली जो है यहाँ पे आपका S की वैल्यू 3/2। लेकिन हमें देखो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला 2s + 1 Lj, है ना, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमको वैल्यू ही तो पुट करनी है ना, इसीलिए मैंने इसको इस टर्म में लिखा। अब s की वैल्यू कैसे निकाल, s की वैल्यू निकल गई, 2s + 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो 2s + 1 = कितना आ जाएगा 2 × 3/2 + 1, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 + 1 कितना आया 4, मतलब देखो आंसर तो हमारा इतने से ही आ गया, है ना, इतने से ही आ गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आ गया 2s + 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो ये हो गया 4, 2s + 1 के लिए मैंने लिखा 4, ठीक है। अब L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैसे निकालेंगे, देखो इसको हमको एड ऑन करना होता है L के लिए, ये +1 देखो, है ना, इसको एड ऑन करेंगे, देखो किस तरीके से एड ऑन करेंगे, देखो -1 + 0 + 1, है ना, इनको हमको ऐड करेंगे तब हमारी L की वैल्यू आ गई। देखो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, बचा 0, है ना, 0। अब L की वैल्यू अगर 0 है तो किसको इंडिकेट करता है, s ऑर्बिटल को, है ना।
एक्स और वाई को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s + 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे कितना आ गया, s, ठीक है, देखो s आ गया, 4s आ गया। अब इसके बाद बचती हमारी j की वैल्यू, है ना। अब j की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो j की वैल्यू निकालने के लिए आपको याद होगा, देखो कैसे करेंगे, अगर वो लेस देन हाफ फील्ड है तो l - s कर देंगे, अगर वो मोर देन हाफ फील्ड है तो l + s कर देंगे, है ना। किस तरीके से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, ये रही आपकी j की वैल्यू, है ना। j की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखो j की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला अभी लेस देन हाफ फील्ड है तो l - s हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी आई आपकी, 0, है ना। देखो अगर हमको j की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, देखो j इक्वल टू कितना हो जाएगा, l - s, है ना। तो l देखो कितना है, 0, माइनस s की वैल्यू कितनी आई थी, देखो 3/2, है ना। 3/2 तो कितनी आ गई, 3/2 आ गई, मतलब आपका करेक्ट जो है यहाँ पे आंसर आ गया, है ना। आंसर तो हमें पहले ही मिल चुका था, आंसर हमें पहले ही मिल चुका था, बस हमें जो है देखना था, निकालना सीखना था, ठीक। आ गया 4s 3/2, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये मैंने इसको डिटेल में बता दिया आपको। चलो बढ़ते हैं, देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है वो किस तरह का रीअरेंजमेंट होता है, देखो याद रखना हमेशा कि जो आपका क्लेजन है या फिर कोप रीअरेंजमेंट, दोनों ही कैसे होता है, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है ना, इसी तरीके से होता है, ठीक है। चलो, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि देखो किस तरीके से होता है। देखो देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना, दोनों में डिफरेंस समझो। क्लेजन रीअरेंजमेंट और कोप रीअरेंजमेंट दोनों में डिफरेंस समझो। देखो क्या डिफरेंस है इसमें, कि देखो इसमें क्या होगा, क्लेजन में क्या होगा कि ऑक्सीजन ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। जबकि कोप में वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ना, कोप में वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्लेजन होगा, कौन सा कोप होगा। करने का मतलब दोनों का वही है ना। ऑक्सीजन को 1 2 3, है ना, 2 3 बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड पे आना, 2 3 नंबर हमेशा डबल बॉन्ड पे आना चाहिए। ये भी कितना होगा, 1 2 3। तो इसमें 1 1 बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और 3 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ, और ये जो है इस तरीके से, देखो ये बन गया आपका, है ना। सिमिलरली जो है कोप रीअरेंजमेंट में भी इसी तरीके से होता है। देखो ये 1 2 3, बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि एक में ऑक्सीजन है तो दूसरे में ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। चलिए ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, एंड देन ये बॉन्ड यहाँ, तो आपका इस तरीके से ये भी बनेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IR एक्टिविटी के लिए, है ना, और IR एक्टिव वाइब्रेशन रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्या चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होता है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, या फिर नो डाइपोल चेंज, क्या होता है इसमें, है ना, क्या होता है इसमें। देखो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि डाइपोल मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो इसमें अप्लाई होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है ना। ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, सो एवरीवन, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आएंगे। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा एमपी सेट केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का बैच, है ना। ये आपको अवेलेबल है मेरा क्लासेस के ऐप पर, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर जो आप ऐप है वो आप इजीली जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें मैं अगर आपको इसके कुछ फीचर्स बताऊं, है ना, तो देखो इसकी क्या क्या कोर्स के फीचर्स इसमें, देखो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर, जो हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था ना, देखो वो क्रैश कोर्स जो है हमने इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना, कि उसमें आपको नॉलेज तो हो ही जाएगा, है ना, नॉलेज होगा, साथ ही साथ में आपको क्या हो जाएगा, आप इजीली जो है सेट को क्रैक भी कर लेंगे। मैंने इतना शॉर्ट में करवाया ना उसको कि आप जो है विथ नॉलेज, है ना, नॉलेज लेकर भी आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। जिसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको जो है वो मिल जाएंगे, जो भी हमारे टेस्ट कोर्स होते हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। विद इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। देखो रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे, मतलब सारा क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, अब देखो हमारा मेन फोकस क्या है, अब हमारा क्यों क्रैश कोर्स तो फिनिश हो चुका है ना, फिनिश हो चुका है, तो अब हमारी क्या प्रायोरिटी बनती है कि भाई हम बहुत सारी जितनी हो सके उतनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो देखो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको क्या क्या मिलेगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इसमें, है ना, डिटेल में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर हुए थे, हमारे सेट के जितने भी 2-3 एग्जाम हो, 2-3 बार एग्जाम हुए, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराऊंगी मैं। इसके अलावा आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम थी उसमें जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको उसमें
कंडक्ट जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अलावा जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, जो इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो निकाले शॉर्ट करके, ताकि क्या कर सके कि भाई वो क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो उसकी चांसेस बहुत कम है, कुछ ही क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे, लेकिन उसमें से हमको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो चाहिए है ना, बस वही क्वेश्चन है हम इस बैच में डिस्कस करने वाले। साथ ही देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ ही जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन करते जो बहुत बहुत शानदार होने वाली है ना। तो इसमें इसके साथ ही देखो बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपका सेट क्वालिफाई हो जाए, है ना, सेट क्वालिफाई हो गया आपका, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो जो आपको तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की करनी है ना, उसके लिए भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी आपको जो है देखो इसी के साथ में आपको एमपी सेट का क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी आपको इसके साथ ही प्रोवाइड किए जाए, है ना। कितना अमेजिंग ऑफर है ना, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो है डाउट सेशन भी मिले जाएंगे कि अगर आपको कोई डाउट हो जाता है इन सब के बीच में तो आप जो है वो डाउट भी पूछ सकते हैं ना। और इसमें क्या है, और ये सारे फीचर जो है वो आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1500 है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 में जो है ये कोर्स अवेलेबल है। सो एवरीवन ज्वाइन नाउ ऑन एंड क्रैक एमपी सेट, क्योंकि अगर आपका एमपी सेट क्रैक हो गया तो इसके साथ ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी इसी के साथ अवेलेबल है ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ है ना, इसमें सब कुछ है। अगर आप अपने सेट का बैच ले लिया तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी तैयारी जो है इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके इसमें अवेलेबल है, आप चाहे तो ये वाले लेक्चर जो है देख, ठीक है ना। सो एवरीवन बहुत अच्छा ऑफर है ना, सोचने समझने की बात ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट्स करना है ना, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है ना, तो इसमें अभी भी देर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने क्रैश कोर्स तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो क्रैश कोर्स है ना, अब उसकी जो हमारा रिवीजन है वो हमारा हो जाए किसी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से, है ना। मैं क्या करूंगी कि सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट्स है उसमें मैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट जो क्रैश कोर्स में लिए है वही मैं इसमें भी ले लूंगी, ताकि आपका क्या हो जाए, उसका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। जो भी हमारे कुछ टॉपिक बच गए होंगे तो वो हमारे प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो एवरीवन बहुत अमेजिंग ऑफर है ना, यू कैन ज्वाइन दिस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं इसी तरह के अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स में। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो बहुत इंजॉय किए हैं, है ना। चलिए, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर किसी भी चीज का डाउट हो तो आप इस पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।